नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज ओंकार चौधरी जी और अभिषेक तिवारी जी, और बातें करेंगे कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ मीठी, कुछ तीखी। और सीधे आप सभी से अनुरोध पुनः है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आज ओंकार चौधरी जी का जन्मदिवस है, तो उनको वर्षगांठ की बहुत-बहुत बधाई भी स्वीकार हो। बहुत धन्यवाद संजय जी आपका, और अभिषेक जी आपका भी, और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और सभी को याद दिला दें, दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समेट मुंबई 21 मार्च 2026, जहां रजिस्ट्रेशन आरंभ है, और रजिस्ट्रेशन का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां आप अवश्य जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और रजिस्ट्रेशन अब कम ही बचे हैं, ये भी बता दें आपको। तो यदि आप सोच रहे हो कि बाद में करा लेंगे, तो बाद में फिर आपको निराशा हो सकती है। तो ओंकार जी, आपसे आरंभ करते हैं। वैसे तो सभी कहते हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो खेवनहार हैं भाजपा के, लेकिन इस बार तो भाजपा वाकई पूरी फंसी हुई थी। यूजीसी के मामले में भाजपा का ही वोटर जो था वो भाजपा की ऐसी तैसी कर रहा था, और ऐसे समय में उन्होंने पूरी तरह से भाजपा को एक अलग ही मुकाम दे दिया, रास्ता दे दिया। और कहीं वो नरवाणे साहब की तरफ बढ़ गए, कहीं वो ट्रेड डील की बातें करने लगे, और ऐसा कर करके जहां फंसाया जा सकता था बीजेपी को तरीके से, वहां उन्होंने बीजेपी को महिमा मंडित कर दिया। क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पूरे प्रकरण के कई पहलू हैं। जैसे आपने भी प्रश्न में नरवाणे साहब का जिक्र किया, उनकी पुस्तक का जिक्र किया, और जो कुल मिलाकर के तौर तरीका रहा है कांग्रेस का 2014 से लेकर के अब 2026 में, तो हम और आप लोग आ गए हैं। कोई सत्र ऐसा गया नहीं है जब इन्होंने शुरू के 10-15 दिन डिस्ट्रॉय ना किया हो, बर्बाद ना किए हों, और ये इनका एक तौर तरीका हो गया है। इनको लगता है कि बीच के दिनों में जब सत्र नहीं हो रहे होते हैं, या जब किसी राज्य में चुनाव नहीं हो रहा होता है, तब तो आप गोपनीय दौरे करो, विदेशों में मटर गश्ती करो, और उसके बाद जैसे ही सत्र शुरू हो तो उसके बाद ये पाखंड, ये नाटक नौटंकी शुरू कर दो। कई बार मुझे लगता है कि ये रंगमंच में जाकर के, थिएटर्स में जाकर के ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप पॉलिटिक्स करें। पॉलिटिक्स उनको आती भी नहीं है और उनको जमती भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है पॉलिटिक्स की एबीसीडी का। वरना इतना बवाल कटने के बावजूद और कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के बैकफुट पर होने के बावजूद, बस एक ही दिन तो है जब नरेंद्र मोदी राज्यसभा में खड़े हुए, बोलना शुरू किया, और उसके बाद जैसे ज्वार भाटे के बाद समुद्र बिल्कुल एकदम खामोश हो जाता है, पानी एकदम समतल दिखाई देता है, वो हाल आज की तारीख में दिखाई दे रहा है विपक्षी खेमे में। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, क्या जवाब दिया जाए। हाँ, अगर उन्होंने हंगामा आगे भी जारी रखा तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को और जो भी पार्लियामेंट्री फ्लोर का मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा समझना पड़ेगा कि अलग तरीके से इनसे निपटा जाए। जहां तक प्रश्न है नरवाणे साहब की पुस्तक का, जितना अब तक बाहर आया है, जितनी जानकारियां मिल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि उस पुस्तक में ऐसा कुछ भी है कि उसको प्रकाशित करने की अनुमति ना दी जाए। हाँ, अगर कोई सीक्रेसी का मामला, उसका कहीं कोई वायलेशन हुआ है, एक सेना अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने किन्हीं चैप्टर्स में, जैसे इस चीज को वो अवॉइड कर सकते थे कि भाई हमारे कोर कमांडर ने, जो उत्तरी कमांड को उस समय कमांड कर रहे थे, अपने जोशी साहब, उनको बताया, जोशी साहब ने
नरवणे साहब को बताया, नरवणे साहब ने डिफेंस मिनिस्टर को कॉल किया, डिफेंस मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर को किया। ये हायरार्की बताने की किताब में जरूरत नहीं होती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत नाजुक होती हैं और जिनका उल्लेख करना बहुत जरूरी नहीं होता है। और जो मेरी नॉलेज में है और जिसका डिस्कशन भी कुछ सैन्य अधिकारियों ने किया है, आमतौर पर जब आप रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के 5 साल तक ये एहतियात रखा जाता है, चूंकि आप बहुत संवेदनशील और की पोस्ट पर रहे हैं, तो ये एहतियात रखा जाता है। और ये भी देखा जाता है संजय जी कि तब हमारे किस तरह के रिलेशन थे चीन से, और आज की तारीख में जो बदली हुई स्थितियां परिस्थितियां हैं उनमें हम दोनों के क्या रणनीतिक रिश्ते डेवलप हुए थे जब चीन में पुतिन साहब, मोदी जी और शी जिनपिंग मिले थे। और वो भी एक जेस्चर था अमेरिका को एक मैसेज देने का, और ग्लोबली जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तय हो रहा है, अब तो ये सब स्वीकार करने लगे, केवल भारत में ये बात नहीं कह रहा है। तो ऐसे में जो इस तरह की चीजें हैं, वो भले ही चीन कुछ ना बोले, उसका जो भोंपू है ग्लोबल टाइम्स, उसी में कोई आर्टिकल आ जाता या कोई और ही बोल देता, या विदेश मंत्री की तरफ से या विदेश विभाग की तरफ से कोई प्रवक्ता ही बोल देता, तो बेवजह के जो अब थोड़ा रिश्ते सामान्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालांकि हम चीन पर भरोसा नहीं कर सकते आंख मूंद करके, इतने घात प्रतिघात वो धोखे कर चुका है, लेकिन फिर भी आज की तारीख में एक नॉर्मल सी है दोनों के बीच में। कोई इस तरह की शंका आशंका नहीं है कि वो तुरंत भीतर घात करेगा, क्योंकि वो भी अमेरिका का सताया हुआ है। और हमारे साथ भी ट्रंप ने कोई बहुत अच्छा सलूक पिछले करीब करीब जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, अच्छा व्यवहार उनकी तरफ से हुआ नहीं। अभी अगर यूरोपियन यूनियन से ये समझौता ना होता, एफटीए ना होता, तो शायद अमेरिका अभी भी हमको और इंतजार कराता, और जो हमारे एक्सपोर्टर हैं उनको एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ता। बहरहाल ये सारा कुछ जो वितंडा खड़ा किया है राहुल गांधी ने जानबूझ करके, मुझे लगता है कि अगर जो अंश वो पढ़ना भी चाहते थे उनको पढ़ने दिया जाता तो पहाड़ टूटने वाला नहीं था। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्टीमेटली यही कहा राजनाथ सिंह के जरिए कि जो उचित समझो वो करो, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था जिससे कोई आसमान टूटने वाला था सिर के ऊपर। उन्होंने तो फ्री हैंड दिया था, जो उचित समझो करो, हम आपके पीछे खड़े हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो रणनीति बनाने, और मुझे ये सब देख करके सोच करके, हालांकि राहुल गांधी और उनके जितने भी सलाहकार हैं वो चीजों को किस तरीके से ट्विस्ट कर रहे हैं, उनका अर्थ का अनर्थ करके पेश करते हैं और लगातार झूठ बोल रहे हैं, उस पर भी हमें गौर करना चाहिए। पर जिस तरीके से बार बार अमित शाह को खड़े होकर के राहुल गांधी जो बोलना चाह रहे थे उसका प्रतिवाद किया और राजनाथ सिंह साहब ने किया, मुझे लगता है कि उतना भी ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत राहुल गांधी को नहीं थी। जी अभिषेक जी, ये आपको लगता नहीं है कि ये जो आज से नहीं, बहुत पुराने समय से जो लोकसभा अध्यक्षों की ये परंपरा चली आ रही है कि वो जो हंगामा होता है उसको एक सामान्य बात, शिष्टाचार का एक अंग मान लेते हैं। तो ये मानते मानते शिष्टाचार यहाँ तक पहुंच गया कि प्रधानमंत्री की कुर्सी ही घेरी जाने लगी। क्या उचित नहीं बनता कि जिन लोगों ने ये कार्य कराया और जिन लोगों ने यह कार्य किया उनको परमानेंट सस्पेंड कर दिया जाए सेशन से? कल रात को सर मेरे सपने में हिटलर आया था सर। बड़ा इंटरेस्टिंग सपना है सर। उसने मुझे बहुत मारा, बोला तुम लोगों ने तानाशाहों का नाम बर्बाद करके रख दिया है, देख मुझे, ये मुसोलिनी को देख, कमाल पाशा को देख, चल छोड़। भारत के अंदर जो असली तानाशाह पैदा हुई
जिसने डेमोक्रेसी को रौंद दिया, उसके एक्शंस देख। तुझे किस एंगल से लगता है कि मोदी जी फासिस्ट है बे? किस एंगल से तुझे लगता है कि मोदी जी तानाशाह? तुम्हारे मोदी जी के अंदर तानाशाह का 1% भी गुण नहीं है। हम सारे ऊपर बैठे हंस रहे होते हैं जब ये कांग्रेसी कहते हैं कि मोदी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन करता है। तुम लोग तो नैरेटिव भी नहीं तोड़ना जानते हो। तो मैंने कहा, हुजूर मालिक, फिर आपको मोदी जी दिखते कैसे हैं? उन्होंने कहा कि उदित राज जैसे दिखते हैं। उदित राज का ट्वीट पढ़ो। दलित, शोषित, वंचित को प्रताड़ित किया जा रहा है, ओबीसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, दलित, शोषित, वंचित, मजदूर को प्रताड़ित किया जा रहा है। कब तक विक्टिम कार्ड खेलेंगे महाराज? 11 साल से सत्ता में है। सुदर्शन चक्र जिस पाकिस्तान के लिए प्रयोग करते हैं, विदेश में आप कैपेबल नेता हैं। किसी भी विक्टिम कार्ड का एक ये है। एक इसमें ऐड कर दूं आपको, रवनीत सिंह को कुछ कहा जाता है तो सारा सिख समाज प्रताड़ित हो जाता है, और मोदी जी को आजकल कुछ कहा जाता है तो मोदी जी जो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे तो ओबीसी वर्ग प्रताड़ित होता है। अब मोदी जी स्वयं को पूरा एकात्म हिंदू नहीं मान रहे हैं, वो अपने को केवल ओबीसी मान रहे हैं। ये भी एक समस्या है। मानते तो हैं ही, राजनीतिक फ्लॉ की, जो राजनीति में 2022-23 पता नहीं एक शिफ्ट आया है इनकी राजनीति में। एक समय मैं नहीं मानता, बड़े टफ आदमी है नरेंद्र मोदी जी, लेकिन एक चेंज तो आया है। तो जो मेरा सपना था, अब मेरे मन का वो सपना था, मन में बात चल रही थी तो हिटलर ने मुझसे कही है, जिससे भी ने भी कही, अमित शाह जी डेड अपोजिट है। रूथलेस ढंग से छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में नक्सलिज्म को, रेड कॉरिडोर को खत्म किया। अब मोदी जी वैसे हैं, मोदी जी ने 370 भी वैसे, ये असंभव सी प्रक्रिया प्रतीत होती थी। तो मैं मोदी जी के उसी रूप को देखना चाहता हूं। मोदी जी ने जो कहा कि राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, या फिर संजय सिंह का भी नाम नहीं लिया, बोला कि कुछ लोगों को अपनी पुराने कालखंड भूल नहीं पाते हैं, तो ब्लैक से रिलेशन जोड़ दिया। कुछ लोग दारू ब्लैक करते थे तो वो आदत नहीं जाती, पहले कुछ और काम करते थे लेकिन ब्लैक ही करते थे, तो वो अटैक था। या फिर खानदानी चोर के सरनेम तक चुरा लिया। पार्लियामेंट के अंदर अटैक होना और बात, और प्रधानमंत्री के पास जाकर के कुछ महिला और इन लोगों का ये जो प्लानिंग था कि हम छीना झपटी कराएंगे और फिर उससे अभद्रता और इन सब से जोड़ करके प्रधानमंत्री जी को अपमानित करेंगे, और जिसके बारे में ये सारी चीजें आगाह कर रहे थे सभापति महोदय, तो ये बताता है कि अब एक्सट्रीम है। तो फाइनली अमित शाह जी, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, बैठक हुई है, उसमें कहा गया कि भैया सस्पेंड करना है लोगों को। अब अगर बदमाशी कर रहा है तो ये 24-25 अपोजिशन के ये लोग हैं जो सदन में कुछ ज्यादा बकवास और बदमाशी कर रहे हैं, एकदम आप एक्शन लीजिए, ये गलत हो जाएगा, नहीं तो फिर मैसेज देना जरूरी है। अब मैं कंफ्यूज क्यों होता, क्योंकि उसी सदन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस के इकोसिस्टम को तोड़ेंगे। अरे भाई, कांग्रेस के इकोसिस्टम को नहीं तोड़ना है। राहुल गांधी के नीचे जो पनप रहे विषैले लोग हैं, जो लगातार प्रोवोक कर रहे हैं। देखिए, यूजीसी का हमारा विरोध शुरू हुआ तो यूजीसी पर मेरा विरोध था। उसके अंदर किस प्रकार से टूल किट ये लोग समाहित हुए हैं, बताइए। कंचना यादव राजद की है, वो जो कह रही है कि मैं सवर्णों के साथ ये, सामान्य वर्ग के साथ ये कर दो, वो कर दो, फंसा दो, वो राजद की लाइन है, वो बीजेपी की लाइन नहीं है, समझना पड़ेगा। लक्ष्मण यादव जो यूजीसी पर पूरा ये कर रहा है, वो समाजवादी पार्टी की लाइन है। रामगोपाल यादव जो सदन में कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी की लाइन है। बीजेपी को फंसाने का जो प्रयास किया जा रहा है, एक अनोखा टूल किट ये सेटअप किया गया। अभी भाजपा के सांसद विधायक, चूंकि जब समय था तब बोले नहीं, अब बोलने जाएंगे तो क्रोध है। क्रोध को सर शांत करना पड़ेगा। जब रवनीतुद्दीन कहता है, क्योंकि उसने खुद लिखा वो ट्वीट में, इसलिए मैंने ये कह दिया कि मुझे भले रवनीतुद्दीन कहो, लेकिन मैं 50% का वो बैरियर तोड़ करके मुसलमानों को अलग से आरक्षण दूंगा।
मुझे नहीं पता था कि अभिषेक तिवारी के पूर्वज ने अकबर, बीरबल, औरंगजेब इन लोगों का भी शोषण किया भी होगा। छत्रपति महाराज, शिवाजी महाराज जी ने शोषण तो किया ही था, लेकिन उसके बदले आरक्षण मिलेगा ऐसा नहीं सोचा। तो मोदी जी की टीम में कुछ शिफ्ट्स की आवश्यकता है, कुछ चेंजेस की आवश्यकता है। जैसे इमीडिएट आज इसी वक्त एक मंत्रालय स्थापित कीजिए, आईएमबी मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। अभी 11-12 सालों से भले वो छुट्टी पर है, लेकिन उसको लेके आइए। दलित वॉइस के नाम से जो ट्वीट, हाँ वो परमानेंट छुट्टी पर, नहीं पता है सर? आप हंस रहे हैं सर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं छुट्टी पर। मैं उदाहरण देता हूं सर आप हंसिए मत सर। देखिए मैं उदाहरण के साथ समझाता हूं। एक फिल्म गई है ऑस्कर में भारत की तरफ से, और भारत की तरफ से जो फिल्म ऑस्कर में गई है वो बता रही है कि इतना माइनॉरिटी पर अत्याचार हो रहा है कोविड के समय, वो अत्याचार इतना भीषण है, किसी तरह इलाज के लिए 2 लाख रुपए लेता है। उल्टा है मोदी सरकार में, किसान सम्मान निधि, घर मिल रहा है, और पहला ही इलाज आयुष्मान योजना के थ्रू हार्ट ट्रांसप्लांट वो एक मुसलमान का ही हुआ था। अब उसको मंत्रालय होता तो उस फिल्म को नहीं जाने देता, होम बाउंड को, फिल्म को ऑस्कर में। अब पैसा दे करके गाजे बाजे के साथ आप विदेश में भेज रहे हैं कि देखो मोदी कितना बड़ा अत्याचारी है, इस्लाम मुसलमानों को के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो पूरी दुनिया गाजे बाजे के साथ देखेगी। तो मंत्रालय छुट्टी पर है तभी तो ऐसा हो सकता है, अगर एक्टिव होता तो कैसे हो सकता था? दूसरी बात, ये वो पोर्टल दलित वॉइस हो गए, कंचना यादव हो गए, जिस प्रकार से झूठ फैला रहे हैं। और तो और आपका यूएस इंडिया ट्रेड डील पर एक बड़ा पत्रकार आदेश नाम का व्यक्ति है, उसने कल झूठ फैलाया कि आप मिल्क, काउ मिल्क और इन सबको भी ट्रेड डील में लेकर के आए हैं। कहां इंफॉर्मेशन है? तो अगर वास्तव में वो मंत्रालय होता तो एक्शन होते, वो एक्शन नहीं दिखता। वो मंत्रालय होता तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में जो कुछ भी उमर खालिद और इन लोगों के ऊपर हुआ तो कहता अबे ये मेरी प्रॉपर बीजेपी की ऑफिशियल लाइन, जो हमारा गृह मंत्रालय का लाइन है, उससे अलग लाइन कैसे दिया? पर हमारी सरकार में से किसी ने इसको स्पॉन्सर किया है, पनिश करेंगे। स्पॉन्सर किया है, उसका उद्घाटन करने गए हैं मुख्यमंत्री जी, और दोनों मुख्यमंत्री साथ, उप मुख्यमंत्री साथ में। इसीलिए मैं बहुत दायित्व के साथ कहता हूं, प्रॉब्लम मोदी जी की नहीं है। मोदी जी के नाम पर जितने जीतने वाले आसपास के लोग हैं, इनको लगता है कि मोदी जी के आशीर्वाद से, मोदी जी को जो जनता का प्यार मिला उसके भरोसे हम तो चुनाव जीतते रहेंगे, हम राजसी सुख भोगेंगे। 2x में हो सकता है कि वंदे भारत को चलते हुए हम दिखा करके, स्पीड ट्रेन, हर चीज में, लेकिन वो मंत्रालय छुट्टी पर है कंप्लीट। क्यों भाई? इंदिरा गांधी जी शास्त्री जी के जब सत्ता में थे तो इसी शर्त पर कैबिनेट में शामिल हुई थी कि मुझे ये मंत्रालय चाहिए, क्योंकि सारा कंट्रोल यहीं पर है। 11-12 सालों में भी एक उदंड आदमी सदन के अंदर जिस प्रकार से एक सांसद को अपमानित करता है, टेरिटरेटर बुलाता है, और जो दुर्भावना से ग्रसित होकर के भारत विरोधी कार्य कर रहा है, आप कुछ मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं भी मोदी जी की जगह होता तो राहुल गांधी को कभी जेल नहीं भेजता, क्योंकि राहुल गांधी सही में वो केवट है जो मोदी जी को बीच मझधार से हमेशा किनारे लेके जाता है। लेकिन उसके नीचे जो पल रहे फेक न्यूज पैडलर्स हैं, उनको मैं सबक सिखाऊं जी। जी ओंकार जी, आप इनकी बातों से सहमत हैं? नहीं, कोई और क्वेश्चन हो तो साहब वो बताए। देखिए, गुरु और चेला के बीच में सर अंतर है। देखिए मेरे गुरु आप लोग सभी है, अंतर क्या है कि मैं ये वो बात कह लेता हूं तो मैं जानता हूं कि गुरु की अपनी भी मर्यादाएं हैं। ऐसा नहीं कि कौरव पक्ष में बैठे हुए द्रोणाचार्य जी को पता नहीं था या भीष्म पितामह को पता नहीं था
कि उस कुरु सभा में गलतियां हो रही है, पता था, लेकिन अपनी अपनी मर्यादाओं से बंधे हुए थे। तो मैं मानता हूं हाथ जोड़ करके कि मैं मानता हूं कि मर्यादाओं से बंधे हुए हैं, लेकिन मैं थोड़ी बहुत लिबर्टी लेकर के ये उदंडता कर रहा हूं मोदी जी से क्षमा मांगते हुए। मैं मोदी जी का जबरदस्त प्रशंसक हूं, आजीवन रहूंगा। ये भी मैं, ऐसा नहीं कि ये यूजीसी और इसके विरोध के चक्कर में मैं मोदी जी का साथ छोड़ दूंगा, ये कभी नहीं होगा। मैं जानता हूं कि घर का मैटर है, हम सॉल्व कर लेंगे। वो मैं चलिए टॉपिक चेंज कर देते हैं। साहब, ये घूसखोर पंडित के बारे में क्या राय है आपकी? देखिए साहब, ये सब जो चल रहा है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी और हमारा जो प्रमाणन बोर्ड है उसमें भी, मुझे लगता है कि बहुत सख्ती की जरूरत है, बहुत अधिक सख्ती की जरूरत है। और इस तरह के जो भी तत्व हैं, वो प्रोड्यूसर है, वो डायरेक्टर है, वो इस तरह की फिल्मों में काम करने वाले लोग हैं, या इस तरह का जो समाज में समाज के विखंडन के लिए, तनाव पैदा करने के लिए कृत्यों में शामिल हैं, उनको ये ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि वो आगे से हिम्मत ना कर पाए और बाकी लोगों को भी आंखें हो जाए। ये टाइटल में ही बहुत आपत्तिजनक बात, आप जिस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं, टाइटल बना रहे हैं फिल्म बेचने के लिए, इससे आपकी मानसिकता का पता लगता है। और मुझे आश्चर्य होता है, लीड रोल जो है वो एक ब्राह्मण एक्टर कर रहे हैं, इस फिल्म को डायरेक्ट एक ब्राह्मण व्यक्ति कर रहा है। इसके कई दूसरे जो इदारे हैं, जो क्षेत्र हैं फिल्म के, वहां भी अगर आप तकनीकी पक्ष पर जाएं तो वहां भी आपको कई ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन आप क्रिएटिविटी के नाम पर इस तरह का जहर फैलाएं, इसकी जरूरत मुझे लगता है कि बतानी चाहिए लोगों को। दूसरे, फिल्म प्रमाणन बोर्ड में भी जो लोग बैठे हुए हैं वो भी ब्राह्मण। वो फिर से अभिषेक जी की बात पे आ जाएंगे कि वो मिनिस्ट्री सो रही है और गुरु जी जब ने सब इसीलिए कुछ मैंने हो गया, प्रणाम किया, जब इसलिए मैंने सब कुछ प्रणाम हो किया। गया, गुरु जी ने इंडोर्स कर दिया कि वो मंत्रालय सो रहा है। जब नहीं, मैं वैसे हल्ला, शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, एक पर मैं ये कह रहा हूँ कि मिनट प्लीज। ये जो चल रहा है, अभिषेक जी आप बीच में उछलिए मत। मैं ये कह रहा हूँ कि जब सोशल मीडिया पे जम के हल्ला गुल्ला हो गया, योगी जी ने एफआईआर करा दी और डर के मारे नीरज पांडे ने सब कुछ वापस ले लिया। उसके बाद कूदते हैं अनुराग ठाकुर और कहते हैं कि साहब ये देखिए हमारी सरकार ने क्या किया। जी ओंकार जी, तो इस तरह की मानसिकता के जो लोग भी हैं, और हम जानते हैं कि बॉलीवुड में हैं अभी भी कम से कम 90% लोग इसी मानसिकता के हैं, और वो यही प्रोपेगेंडा अब तक चलाते भी रहे हैं। जब योगी जी का ये एक प्रस्ताव आया था कि ग्रेटर नोएडा में हम एक फिल्म इंडस्ट्री बनाएंगे और यहाँ पर वो सारी उससे भी ज्यादा अत्याधुनिक सुविधाएं, टेक्निक वगैरह, इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ, और एक वातावरण भी फिल्म इंडस्ट्री को देंगे, तब बड़ी उम्मीदें जगी थी। लेकिन ठीक है, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि रातों रात आप सारा ढांचा खड़ा नहीं कर सकते, वातावरण नहीं बना सकते, लोगों को ला करके फिल्म निर्माण का काम भी शुरू नहीं कर सकते, उसमें समय लगता है। लेकिन जितनी मंद गति से ये सब काम चल रहा है, और जो होना चाहिए एक्चुअल में, भाई 11 साढ़े 11 साल तो हो गए ना अभी। और महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस पहले भी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, फिर अभी 2.5 साल से थे, और अब उनका ये तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है। तो जो भी है वही, आप आंख मूंद करके नहीं बैठ सकते, या ये सोच करके आप किम कर्तव्य विमूढ़ता के शिकार दिखाई दें कि साहब विदेशों में क्या कहेंगे। नहीं भाई, जो हमारे समाज में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं,
जो सांप्रदायिक आधार पर कुछ कुछ नैरेटिव और कहीं कहीं तो पूरी तरीके से नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं, जैसे नसीरुद्दीन शाह के बयान जो भी उन्होंने हाल में दिए हैं, जिस तरह की का दुस्साहस वो कर रहे हैं, इस तरह की चीजें तो कई बार हुई हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। ये तक कहा गया है पहले जाने माने चेहरों के द्वारा कि मेरे बच्चों को भारत में डर लगता है। ऐसे लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। एक घटना का उल्लेख जो अभिषेक तिवारी कर रहे थे और आपने भी किया, प्रधानमंत्री की चेयर तक पहुंचना, वहां पर आपत्तिजनक नारे लगाना, उस पूरे एरिया को सर्किल में ले लेना और बकौल स्पीकर प्रधानमंत्री के साथ कोई मिस हैपनिंग करने की तैयारी थी। तो इस घटना को कितने दिन हो गए हैं? स्पीकर को अब तक तो इन सांसदों को नाप देना चाहिए था, वो चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हों। आप अगर अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं, मैं तो लोकसभा कवर करता रहा हूं बहुत सालों तक, कभी ऐसा होता नहीं था। मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा है, अटल जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो 2-3 पूर्व प्रधानमंत्री सदन में बैठा करते थे और इतना सम्मान था कि अटल जी बोल रहे हैं, चंद्रशेखर कुछ कहना चाहते हैं, अटल जी तुरंत बैठ जाते थे। या चंद्रशेखर कुछ बोल रहे हैं गुजराल या दूसरे लोग बोल रहे हैं, अटल जी या उनका कोई मंत्री कुछ कहना चाहता है, वो तुरंत बैठ जाते थे ताकि वो अपनी बात रख सकें। आज क्या है, विपक्षी दीर्घाओं के लोगों ने सारी सरहदें, सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। विपक्ष के लोग आसंदी के सामने भी नहीं आते थे, वो भी एक वर्जना थी। अपनी सीट पर खड़े होकर के विरोध व्यक्त करते थे। आज तो आसंदी के सामने से होते हुए जहां प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं वहां जाकर के ये गुस्ताखी की गई है। तो सरकार को कुछ मामलों में बहुत सख्ती दिखानी पड़ेगी और मुझे तो ये आश्चर्यजनक लगा, एक दिन टाल देते ना, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन प्रधानमंत्री को लोकसभा में बोलना चाहिए था। राज्यसभा में जाकर के आप बोल रहे हैं तो आप उनके हौसले बुलंद कर रहे हैं कि वो जब चाहेंगे जब तब इस देश के और सदन के नेता को भी बोलने से रोक सकते हैं। ये मैसेज बहुत गलत गया है। आपके पास पावर है, स्पीकर के पास पावर है, जो उद्दंडता कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, सदन को चलने नहीं दे रहे हैं, पार्लियामेंट को राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं, उनको सीधा करना स्पीकर की और सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती है। जी अभिषेक जी, ये बात तो मैं सहमत हूँ कि साहब जो है वो मैं बहुत पहले से कहता रहा हूँ कि जो जहाँ जहाँ जैसे आपने फ्री हैंड दे दिया नरवाणे जी को, तो चाइना को उन्होंने पीछे धकेल दिया। आपने अमित शाह को फ्री हैंड दे दिया तो अमित शाह ने नक्सलवाद को समाप्त प्राय कर दिया। लेकिन साहब आप उन्हीं अमित शाह को पश्चिम बंगाल में फ्री हैंड क्यों नहीं दे रहे? या फिर आप योगी जी को इस चंद्रशेखर रावण के विरुद्ध फ्री हैंड क्यों नहीं दे रहे? ये दो ऐसी बीमारियां हैं जिनका यदि उपचार हो जाए तो लगभग 90% बीमारियों का उपचार भारत में हो जाएगा। कल एक दलित समाज के राष्ट्रवादी का बंगाल से मुझे फोन आया। उन्होंने कहा कि हमने विपरीत परिस्थितियों में भी अभिषेक दादा सनातन को नहीं छोड़ा है। मुसलमान अत्याचार कर रहे हैं, सरकार हमारे विरुद्ध है, हमें विश्वास अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी पर भी है। कठिन समय है, वोट कितने लोग नहीं दे पाते हैं, फिर भी मेरा मानना है। उसके बाद मैं कुछ सुनवा देता हूं सर। एक ये वीडियो है, ठीक है, दलित समाज का ही व्यक्ति है। सभी को संत रविदास जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संत रविदास जी एक ऐसे
अब दलित समाज का ये व्यक्ति अगर जय संविधान और साथ में जय मनुस्मृति दोनों कर रहा है, तो ये समझ रहा है कि जिन अंबेडकरवादी या चंद्रशेखर का ये जो कोर ग्रुप है जो हमें करना चाहता है, या फिर मिशनरीज जो कन्वर्ट कराना चाहते हैं, ये हमारे शत्रु हैं। इसी प्रकार से एक आदिवासी समाज की बच्ची ने अपने बाल का मुंडन करवा लिया है, सर्रा समाज से आती, वो कहती है कि भाई हमारे आराध्य है आदि शंकर, चूंकि आदिवासी समाज की मैं हूं तो आदि शंकर महादेव देवाधिदेव महादेव हमारे आराध्य देव रहे हैं, हम लोग को मिसगाइड किया जा रहा है, हम लोग शुरू से सिर्फ प्रकृति पूजक नहीं रहे हैं, हम लोग सनातन धर्म ही हैं और मिशनरियों के विरोध में। तो कुछ नकारात्मक चीजों को देखने बाद पॉजिटिविटी। अब क्या अमित शाह जी को बंगाल के अंदर फ्री हैंड दे देना चाहिए? उसी दिन दे देना चाहिए था जिस दिन ईडी के अधिकारियों के सामने फाइल उड़ाती हुई ममता बनर्जी लेगी। लेकिन मुझे यहां पर लगता है कि अमित शाह ने उनको अलग उलझाए रखा है कि ठीक है, आप अरविंद केजरीवाल जैसे दौड़ रहे थे यहां से वहां से यहां पूरे चुनाव में, ममता बनर्जी भी बंगाल में इस वक्त चुनाव प्रचार प्रसार में नहीं हो, वो तो दिल्ली में बैठी हुई है, उसका पूरा इकोसिस्टम दिल्ली में बैठा हुआ है, बंगाल में कहां है एक्टिव है। तो एक ये, अब मैं चुनावी स्ट्रेटेजी में नहीं जाऊंगा क्योंकि अमित शाह जी का अपना स्ट्रेटेजी होता है, मोदी जी का अपना स्ट्रेटेजी होता है और वो मुझसे इस काम को सर्टेनली बहुत बढ़िया जानते हैं। मेरा ये मानना है, ये मेरा विचार हो सकता है कि बंगाल के अंदर टीएमसी को उसी भाषा का, मतलब उसी भाषा में उत्तर देना चाहिए जो योगी जी की भाषा है, और कोई विकल्प नहीं है। योगी जी ने जब कहा कि 24 घंटे के अंदर अवैध भूमि पर कब्जा करने वाले लोग अपना दावा छोड़ दें वरना बहुत बुरा होगा, लोगों ने अपना अवैध रूप से कब्जे का घर तोड़ना शुरू कर दिया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की वाणी मात्र से भूमाफियाओं के पैंट गीले हो जाए, पतलून गीले हो जाए? और स्वयं आप देखिए अमित शाह जी ने, छत्तीसगढ़ के लोगों से मैं मिला था जो प्रभावित थे, कुछ उड़ीसा के लोग आए हुए थे अभी कुछ दिन पहले, होम मिनिस्ट्री का जब कार्यक्रम था, उन लोगों ने जो नक्सल का प्रभाव झेला है वो इतने प्रसन्न थे कि अमित शाह जी ने उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया, जीवन हमारा अब सुखमय हो गया, किसी के पिता को मार दिया गया, किसी के भाई को मार दिया गया, किसी का हाथ पांव काट दिया गया, ये वास्तविकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को ऐसा लगता है कि हर चीज जो है कि देखो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है, हम प्रताड़ित किए जा रहे हैं। तो ये टोन आपको 10 साल सिंपैथी दिलाएगा। वो भेड़िया वाली बचपन में कहानी पढ़ी थी ना कि भेड़िया है गांव वाले आ गए बचाया, बाद में कोई सिंपैथी नहीं देगा, बाद में लोग कहेंगे कि भाई कूट क्यों नहीं रहे हो। और अब वही समय आ गया। मोदी जी और इनकी टीम को स्वयं निर्णय लेना है, सक्षम लोग हैं, सब कुछ जानते हैं, भौगोलिक स्थिति देश की जानते हैं। अभी उन्होंने बार बार बयान दिया है कि डेमोग्राफी पर वो काम कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि काम नहीं कर रहे, कार्य होते हुए वो दिख रहा है कि बदलती डेमोग्राफी पर ये लोग सीरियस तो कम से कम दिख रहे हैं। तो समय देना पड़ेगा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सेनापति वही है, हम लोग तो सिपाही हैं, चल देंगे पीछे। आपने योगी जी वाले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, योगी और चंद्रशेखर। मैंने जानबूझ के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उसका कारण ये है कि भस्मासुर को आशीर्वाद किसने दिया? सर, मेरे इस प्रश्न का आप एडमिनिस्ट्रेशन में, भस्मासुर को आशीर्वाद किसने दिया? सर, इसका उत्तर आप दे दीजिए, कहानी पूरा पता चल जाए। चलिए, हम वरिष्ठ हमारे जो है, आप भी उत्तर नहीं देंगे, हमारे वरिष्ठ ओंकार जी से पूछ लेते हैं कि साहब ये भस्मासुर तो आपके क्षेत्र का है, आपके ही पास अड़ोस पड़ोस का है, इसको आशीर्वाद ऊपर से किसका है? समय होत बलवान, समय का इंतजार करिए।
भाई मुझे तो ये पता है और अंदरूनी सूत्रों से पता है कि योगी जी के हाथ बांधे हुए चंद्रशेखर का कोई भी जिसने भी हरकत की, मनुस्मृति जलाई या गालियां वालियां दी, सबके खिलाफ एफआईआर हुए, सब अंदर गए। 71 ये लोग चंद्रशेखर बचा रहता है। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, राज्यसभा की बात थी, और शायद वो वीडियो मिल भी जाएगा अगर तलाश करेंगे। मायावती तुनक करके किसी बात पर सदन छोड़ करके चली गई थी, और उसके बाद उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा भी भेज दिया, तमाम चीजें, वो नाटक नौटंकी हुई। कहाँ हैं आज बहन जी? बहन जी का एकमात्र राज्यसभा सदस्य बचा हुआ है जो अब अक्टूबर नवंबर में रिटायर होने वाला है, उसके बाद दोनों सदनों में कोई नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में एक विधायक है 403 वो के भी सदन। अपने दम पे है वो बलिया वाला। जी, तो इसलिए मैंने कहा कि समय होत बलवान, समय का थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए हमें। ये जितने उछल रहे हैं समय के साथ साथ ये सब शांत होने वाले हैं। जैसे इस व्यक्ति को मध्य प्रदेश में तो पूरा प्रश्रय मिला हुआ है, इसके चमचों पर, इसकी जो भीम आर्मी है, इसके किसी को भी वो कुछ भी करते रहे, कोई एक्शन नहीं होता, कोई एफआईआर नहीं होती। उत्तर प्रदेश में इसके चमचे और जो हैं वो डर के रहते हैं, कुछ भी हरकत करते हैं तुरंत पकड़े जाते हैं। एक बार बता रहे थे अनुपम जी कि प्रयागराज में ये स्वयं पहुंचा था वहां पे कुछ करने के लिए, इसके पूरे गैंग को की जम के खातिर तवज्जो करके और अंदर बंद कर दिया गया, और ये वहां से ये कह के भागा है कि ये मेरे लोग नहीं है। वो लड़की है, वो रोहिणी घावरी, वो लगातार इसके ऊपर आरोप लगा रही है और इसका कुछ नहीं होता। और किसी के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता तो वो मी टू करके पता नहीं जो वो आपका वो चला था, वो करके पता नहीं क्या-क्या हो जाता। ये बिल्कुल इम्यून है। वाई कैटेगरी की इसको सुरक्षा और दे दी गई है। ये आके जो है वो पुलिस वालों से, अधिकारियों से तू तड़ाक करके बात करता है, गालियाँ तक दे लेता है, फिर भी इसका कुछ नहीं होता। मैं तो इस चीज़ से चिंतित हूँ कि भई ये दूसरा जो है इन्होंने खड़ा कर दिया है एक कि साहब हम जाटवों के वोटों में कुछ विभाजन कर देंगे। तो ये एक पॉलिटिकली भी मान लीजिए अगर इसको देखा जाए तो क्या ये पॉलिटिकली भी एक समझदारी का काम है? मुझे लगता नहीं कि जाटो वोटों पर कोई रावण का इतना व्यापक प्रभाव है कि उसको एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाए या मायावती के सामने खड़ा किया जाए या दूसरे दलों के सामने एक चुनौती के रूप में वो खड़ा होने की क्षमता भी रखता है। नगीना में भी जो सीट निकली है वो मीम भीम वाला जो एक समीकरण था या नारा था जो आजकल ये असदुद्दीन ओवैसी लिए घूम रहे हैं, उसकी वजह से वो जीते हैं। और एक बार तो हार चुके हैं, एक बार हार चुके, एक बार जीत गए हैं। तो इतना दम मुझे लगता नहीं है। अब स्ट्रेटेजी क्या है, अगर कोई है तो वो कम से कम राजनीति का विद्यार्थी होने के बावजूद मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उद्दंडता कोई भी करे और एक लिमिट के आगे कोई भी बढ़कर के इस तरह की कारगुजारी करे, एक्शन उस पर होना ही चाहिए, उसको लिंगरोड नहीं करना चाहिए। इसके मैसेज बहुत गलत जाते हैं। जी जी, आपसे ही अगला प्रश्न है कि ये जो ममता दीदी ने सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होके जो 15 मिनट का जो प्रवचन दिया या भाषण दिया, आपको लगता है कि ममता ने एक नैरेटिव जो है वो छीन लिया भारतीय जनता पार्टी से, और फिर से ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में कमजोर पड़ रही है ममता से डील करने में? मुझे ऐसा लगता है संजय जी कि कल इलेक्शन कमीशन ने जो हलफनामा दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें काफी हद तक जो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही थी, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही थी, उसकी धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं।
इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि जो हमारे बीएलओज हैं, जो हमारे दूसरे कर्मचारी हैं, वो दहशत में है, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, उनके खिलाफ हिंसा हुई है, धमकियां मिल रही हैं उनको। और बंगाल अकेला ऐसा स्टेट है जहां के सीईओ को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी उपलब्ध करानी पड़ी होम मिनिस्ट्री को, केंद्रीय गृह मंत्रालय को। बाकी जो 12 राज्य जहां एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, किसी सीईओ को वाई कैटेगरी की तो छोड़ दीजिए, किसी भी तरह की सुरक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो सुप्रीम कोर्ट आप चले जाइए, काला शॉल ओढ़ करके चले जाइए, या बीएलओ के जो परिवार हैं इनको मैं साथ लेकर के आई हूं, ये दिखाने की कोशिश करिए। लेकिन मैं कल आंकड़े देख रहा था, मैंने एक प्रोग्राम भी उस पर बनाया था, कि साहब ये कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। किस लिए टारगेट किया जा रहा है? कैसे आप प्रमाणित करेंगे कि टारगेट किया जा रहा है? या तो आप ये बताएं कि हाँ इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। राजस्थान में 41,85,000 मतदाताओं के नाम कटे हैं, ड्राफ्ट सूची की बात कर रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 42,74,000, पश्चिम बंगाल में 58,20,000, गुजरात में 73,73,000, तमिलनाडु में 97 लाख, छत्तीसगढ़ में 27 लाख, केरल में 24 लाख, और बाकी के छोटे छोटे राज्य हैं, गोवा है, पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है, अंडमान है, यहाँ भी 1 लाख से लेकर के 64,000, और एक जगह तो लक्षद्वीप में तो 1,600 वोट कटे हैं। तो इस हिसाब से तो ममता बनर्जी कहेंगे कि सबको टारगेट किया जा रहा है। ये क्या तर्क हुआ? तो ये जो अति सक्रियता, अति आक्रामकता और हद से ज्यादा श्याणा होना, ये भी कई बार कष्ट देता है और लोगों को एक्सपोज कर देता है। तो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एक्सपोज हो गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को अगली जब भी सुनवाई होगी, उस पर इस पर अपना जो भी फैसला देना है, टिप्पणी करनी है, वहां से अब ये चीजें क्लियर होंगी। और जहां तक ये अभी जो अभिषेक जी कह रहे थे, आपने भी कहा कि क्यों नहीं मुश्कें कसी जा रही है पश्चिम बंगाल में, क्यों ढील दी जा रही है, या अमित शाह को क्यों नहीं छूट दी जा रही है। तो अमित शाह के बारे में तो बहुत ही अभद्र टिप्पणी ममता बनर्जी कर चुकी हैं कि वो होटल से बाहर भी नहीं निकल सकते। यानी केंद्र के गृह मंत्री को आप धमकी दे रहे हैं कि हम चाहें तो ये होटल से बाहर कदम भी नहीं रख सकते। अरे भाई ममता जी, अमित शाह ने या नरेंद्र मोदी ने जिस दिन चाह लिया ना, उस दिन आप चीफ मिनिस्टर हाउस में भी नहीं रह पाएंगे। और जितना ये ताम झाम सुरक्षा, ये सब, ये जो ड्रामेबाजी है, ये खत्म हो जाएगी। लेकिन इनका ये मानना है कि यार 15 साल झेल लिया है, अब 1.5-2 महीना बचा है, क्यों इसको एक सहानुभूति अर्जित करने का टूल दिया जाए। और मेरा तो ये मानना है, अभी भी मेरा मानना है, ये नहीं हुआ तो मुझे लगेगा कि अभी राजनीति समझने में मैं थोड़ा कच्चा हूं। मुझे लगता है कि जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होंगे या आचार संहिता लागू होगी, उससे कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। आपके मुंह में घी शक्कर, यही कहूंगा मैं। अभिषेक जी, ये जो ओंकार जी ने कहा कि जिस दिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी चाह लेंगे, उस क्षण ममता जी मुख्यमंत्री आवास में नहीं रह पाएंगी। तो ये कब चाहेंगे? ये मुझे नहीं पता, लेकिन ओमकार सर ने बात तो बिल्कुल सही बात कही है। संवैधानिक रूप से जितने पावरफुल ये दोनों हैं, उतना तो देश में कोई भी नहीं है। तो जिस दिन चाह लेंगे उस दिन तो निसंदेह
हो क्यों नहीं सकता है चाह रहे? कि अब सर इनकी ये कौन स्ट्रेटेजी, सा मास्टर स्ट्रोक है, ये बताइए। देखिए मुझे इनकी रणनीति और स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने कहा कि ठीक है यही हमारे सेनापति है, चल रहे हैं पीछे पीछे, जो करेंगे वैसा ही करेंगे। हमारा फोकस ये है कि भाई इसी समझ पूर्वी में बंगाल नहीं बनने देना है, पश्चिमी बंगाल को। समझ में नहीं आती, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी हैं और अमित शाह। नहीं वो समझ बिल्कुल में आ जाए तो फिर वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं रहेंगे। नहीं बिल्कुल, ये बात मैं मानता हूं, मैं कह रहा हूं कि मुझे तो समझ में नहीं आती है, और इसीलिए वो वहां है और हम यहाँ बोल रहे हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। मेरा बस इतना कहना है कि पूर्वी बंगाल न बने पश्चिम बंगाल, उतना ही लक्ष्य हमारा है, कलेक्टिव रूप से जो पूरा जैसे करें। लेकिन रही बात चाहने की, तो एक बात कहूंगा मैं, 12 साल हो गए, जितने भ्रष्टाचारी थे, और ठीक है कोर्ट का मामला है, जैसा भी मामला है, शुरुआत अवश्य होती है। अब तो पार्थो भी बाहर निकल गया, पार्थो चटर्जी भी, मतलब कहीं कुछ चूक हो रही है, एक बार चेक करने की आवश्यकता तो अवश्य है, ये जरूर मैं बोलूंगा। जी, तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, ओंकार जी को और अभिषेक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।